हेलो एवरीवन, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज से हम जो है वो डेली असाइनमेंट के थ्रू रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे, जो हमारे होने वाले रेलवे के सभी एग्ज़ाम और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण ये सेशन रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज से इस नए सेशन को। ओके, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आइए एक बार हम इसे चेक करें। 19, 9, 28, 37, 65 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क है। हम लोग ऐसा जानते हैं कि जब भी संख्याएं अगर पास पास हो तो हम उसका डिफरेंस से एडिशन करके देखते हैं। आइए एक बार हम इसको सॉल्व करके देखें। 19 से 9 हुआ, यहाँ पे -10 हुआ। ये 9 से 28 हुआ, +19 हुआ। ओके, 28 से 37 हुआ, ये यहाँ भी +9 हो गया। ये 37 से 65 हुआ, यहाँ पे +28 हुआ। लेकिन जो ये पैटर्न है, इस नंबरों से हमें कुछ पैटर्न का पता तो चल नहीं रहा है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न कैसा है। ये पैटर्न हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि -10 है, फिर 19 है, फिर 9 है, फिर यहाँ पे 28 हो रहा है। तो यहाँ से कोई पैटर्न नहीं समझ, ना एडिशन का ही पैटर्न, ना ही सब्ट्रैक्शन का पैटर्न। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। अगर हम इस 28 की बात करें तो ये अगले 2 अंकों का एडिशन हो जाएगा, 19 और +9 का। 19 और 9 28 होता है। फिर हम ये पिछले 37 की बात करें तो 28 और +9 का एडिशन हो जाएगा 37। 65 की बात करें तो ये 37 और +28 का एडिशन हो जाएगा 65। तो उसी तरह अगला नंबर जो हमारा आएगा वो 65 और +37 का ही एडिशन आ जाएगा। तो 65 और 37 को अगर हम ऐड करते हैं तो 7 और 5 12, 6 3 9 1 10, 102 हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 102। ओके, तो यहाँ पे जब हमें डिफरेंस नहीं पता चला तो हमने क्वेश्चन में ही देखा और क्वेश्चन से हमें इसका आंसर पता चल गया, पैटर्न पता चला। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। संख्या युग्मों का मतलब जिस प्रकार से 53 से 35 हुआ है, उसी प्रकार इन ये जो चार ऑप्शन है, इसी प्रकार इनमें से कौन सा इस यहाँ पे इस प्लेस पे जो है वो प्लेस किया जाएगा। तो देखिए 53 से 35 है, अगर एक नज़र में भी हम देखें तो ये 53 को 35, यानी यहाँ पे जो अंकों को है वहाँ पे डिफरेंस कर दिया है, अंकों को जो है अपोजिट कर दिया है, उलट दिया है। 53 है, फिर इसने यहाँ पे 35 कर दिया। तो ऐसे कोई अंक अगर हम यहाँ पे चेक करें तो पहला ही ऑप्शन है 37 का 73। ओके, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों यकीन मानिए जितने क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर पे आधारित हैं, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में रीजनिंग से पूछे जाते हैं। ओके, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो भी संख्याएं पास पास होती हैं, जो भी नंबर अगर पास पास होते हैं तो एक बार हम उनका डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, ताकि पैटर्न का हमें पता लग जाए। ठीक है, यहाँ भी संख्याएं पास पास में, तो 49 से 46 है, -3 हो रहा है। 46 से 43 है, तो यहाँ भी -3 हो रहा है। 43 से अगर 40 की बात करें तो यहाँ भी -3 हो रहा है। तो ये चीज़ एक बार समझ में आ रही है कि जो पैटर्न जो है वो संख्या में -3 से सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें अगले यहाँ पे प्लेस की, तो -40 से अगर -3 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 37। ठीक है, यहाँ पे तो 37 आ गया। एक बार आगे चेक कर लेते हैं पैटर्न को। तो 37 से अगर -3 करेंगे तो 34 आएगा, 34 आएगा, यानी कि हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, तो 37, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये पैटर्न हमें तुरंत समझ में आ गया। इसमें -3 जो है, ये जितनी भी संख्याएँ हैं इसमें -3 का जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा था। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से, देखिए यहाँ पे विषम शब्द चुनना है, ये गलत टाइप हुआ है। दिए गए विकल्पों में से विषम युग्मों को चुनिए। ठीक है, जो विषम है वो विषम को यहाँ पे चुनना है, विषम संख्या को यहाँ पे चुनना है। ठीक है, यहाँ पे हमें विषम संख्या चुनना है। ठीक है, अब देखिए विषम संख्या की अगर हम बात करें तो जो 8 है वो हम सब लोग जानते हैं कि ये 2 का क्यूब होता है। 27 की बात करें तो ये भी 3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
49 की बात करें तो 7 का स्क्वायर होता है, और 216 की बात करें तो ये भी 6 का क्यूब होता है। यानी कि 8 नंबर, 8, 27 और 216, ये जितनी भी तीनों संख्याएं हैं ये 2 की, 6 की और 3 की क्यूब है। लेकिन एक अकेला बच रहा है 49, यही जो है सिर्फ 7 का स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर में आ रहा है। तो ये संख्या युग्म जो है इससे इन सबसे भिन्न है, यानी विषम है। कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। यानी कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार इन जो ये डिजिट दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेट के अनुसार जो ये हमारे शब्द हैं उनको अरेंज करना है। डिजिट नहीं, शब्दों को अरेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे CL है, यहाँ भी CL है, यहाँ भी CL है। तो जब CL यहाँ पे है और यहाँ पे CR है, ठीक है, तो R जो आएगा जब भी आएगा तो L के बाद ही आएगा। ठीक, तो CL से देखते हैं। CL के बाद यहाँ पे देखिए U है, I है, O है, A है। तो पहला बात तो है कि CLA हो जाएगा, यानी कि 5वां नंबर। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो A के बाद अगर आएगा कोई भी अगर अल्फ़ाबेट आता है तो I आता है, यानी कि दूसरा हो जाएगा क्लाइमेट। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो I के बाद U तो आएगा नहीं, क्योंकि U है उसके बाद, तो O आएगा। तो O के बाद अगर हम करते हैं तो O हो जाएगा, यानी कि क्लोन। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता क्या है? बचता है U, यानी कि 3, और लास्ट में आता है क्योंकि R जो है L के बाद में आ रहा है, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे क्रिएट। ठीक है, ये हमारा अरेंज हो गया। पहले हो जाएगा क्लैप्ड, फिर हो जाएगा हमारा क्लाइमेट, फिर पहले नंबर फिर हो जाएगा हमारा क्लोन। उसके बाद अल्फ़ाबेट के अनुसार हो जाएगा हमारा क्लटर, और उसके बाद अल्फ़ाबेट के अनुसार हो जाएगा हमारा क्रिएट। तो 52134 कहाँ है ये? 52134 ऑप्शन नंबर सी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के अनुसार जो भी अल्फ़ाबेट पहले क्रम में आएंगे उनके अनुसार ही इन्हें सजा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे CL देखिए, L तो CL इन चारों में कॉमन था, और जो यहाँ पे CR है, तो जो ये R आएगा, C के बाद R है, वो C के बाद जो L है उसके बाद आएगा R, तो इसलिए हमने CL से यहाँ पे स्टार्ट किया था। ओके ठीक, अब देखिए दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। ओके, यहाँ पे संख्या पे क्या आएगी एक बार हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं पहले। तो 8 और 10 7 17, यहाँ पे तो एडिशन करके देखते हैं तो 17 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम देख ले 3 3 6 और +2 8 हो रहा है। ठीक है, 4 7 11 और 1 12, यहाँ पे 12 हो रहा है। तो यानी कि संख्याएं भिन्न भिन्न हो रही है। यहाँ पे 17 हो गया, यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया। तो इस तरह से तो ये नहीं हो रहा है। एक बार हम इसे ऐसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे चेक कर लेते हैं अगर हम एक बार। तो 7 2 9, 9 4 13 और 5 18, यहाँ पे 18 हो रहा है। ठीक है, इसको ऐड कर ले अगर हम, तो 8 और 4 12 और 6 18, यहाँ भी 18 हो रहा है। यानी संख्याएँ ऐसे जो है यहाँ पे सेट की गई है एग्जामिनर के द्वारा। यहाँ पे 2 है, 3 है, तो और 7 है, 7 3 10 और 2 12 और एक यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी 18 होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐड करेंगे? तो +6 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 18, यानी कि संख्या फुलफिल होगी +6। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले हमने इसको ऐसे चेक किया, वहाँ पे जब संख्याएं अगर नहीं सेटिस्फाइड हुई तो हमने फिर इसको ऐसे चेक करके चेक किया। ठीक है, यहाँ पे प्लस से हो गया। कई सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो माइनस प्लस दोनों से होती है, तो जो अगले सेशन होंगे उसमें वैसे भी क्वेश्चन रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए ये भी अल्फ़ाबेट का ही क्वेश्चन है कि अल्फ़ाबेट के अनुसार हमें इसे लिखना है। तो देखते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है। कॉमन की बात करें यहाँ पे तो नॉटिकल, यहाँ भी NA है, यहाँ भी NA है, यहाँ भी NA है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो देखते हैं हम NA के बाद देखिए NA, तो NA और यहाँ पे आप अगर चेक कर लें हम, तो N के बाद A है, A के बाद U है, तो U के बाद जब भी आएगा भी तो U के बाद ही आएगा। अब यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A है। अब यहाँ पे देखिए तीसरा अंक जो है यहाँ पे U हो रहा है, और यहाँ पे जो तीसरे अंक है वहाँ भी हो रहा है। तो हमारा तो हो जाएगा पहला तीसरा। उसके बाद हम चलते हैं फिर, अब देखिए भी
अगर यहाँ पे भी की बात करें तो भी में दो तरह के, भी के बाद ए है, भी के बाद आई है, तो हम भी के बाद ए वाला लेंगे, यानी कि चौथा हो जाएगा फिर। ओके, चौथा के बाद फिर यहाँ पे सीधी सी बात है दूसरा होगा चौथा के बाद एन ए के बाद फिर हमारा क्या आ रहा है, दूसरा आ जाएगा, और लास्ट में हमारा हो जाएगा पहला। यानी कि यही पैटर्न यहाँ पे चलेगा अल्फ़ाबेट का 3 4 2 1, यानी कि पहले हो जाएगा हमारा नॉटिकल, उसके बाद हो जाएगा नेवल, उसके बाद हो जाएगा हमारा दूसरा नेविगेट, और अल्फ़ाबेट के अनुसार हमारा लास्ट हो जाएगा नेसेसरी। यानी कि 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का। ओके दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग के आज से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं सब यहाँ पे आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है वो डिस्कस कराए जाएंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए, सफ़ेद को पीला कहा जाए, तो माणिक का रंग क्या होगा? अगर हम माणिक की बात करें तो माणिक जो है वो लाल रंग का होता है। तो माणिक अगर लाल रंग का होता है, माणिक के रंग की बात करें तो माणिक अगर हमारा लाल रंग का है तो लाल को क्या कहा जाता है यहाँ पे? तो लाल को कहा जाता है नीला। तो हमारा नीला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम में और इजी होते हैं। करने के लिए कैसे किया जाता है, जैसे मान लीजिए कहा रहा है कि लाल को हम नीला कह दिए, नारंगी को हरा हमने कहा, सफ़ेद को पीला कहा, तो माणिक का रंग क्या होगा? या आप ये माणिक को छोड़ो, आप ये कहो कि यहाँ पे अगर पूछता कि जैसे आप मान लो कि दूध का रंग क्या होता, तो दूध का रंग क्या होता, तो हम जानते हैं कि दूध होता है सफ़ेद, और सफ़ेद को यहाँ पे क्या कहा गया है? पीला। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है पीला। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। ओके सॉरी। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ओके, यानी कि ये स्टेटमेंट शब्द है। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि इन शब्दों का यूज करके, इन अल्फ़ाबेटों का यूज करके इनमें से कौन से शब्द नहीं बनाए जा सकते। ओके, मेन की बात करें तो देखो आप, मेन तो यहाँ से बनाया जा सकता है क्योंकि ये MEN यहाँ पे है ही, ये तो होगा नहीं हमारा आंसर। सेम की अगर हम बात करें तो देखो SA भी है, M भी है और AE भी है, तो सेम भी यहाँ से नहीं होगा, ये भी बन जाएगा। अगर हम बात कर ले यहाँ पे स्टेट की, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है पहले 5 लेटर में स्टेट है, तो यहाँ भी स्टेट हो जाएगा, ये भी बन रहा है। तो जब सीधी सी बात, ये तीनों चीज़ें जब बन ही रही हैं तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही नहीं बन रहा है, क्योंकि STA R तो इसमें है ही नहीं, तो R तो आएगा नहीं, तो स्टार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार्ट जो है स्टेटमेंट के अल्फ़ाबेट से वो नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अच्छा, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग। B और Q भाई हैं। चलिए B और Q को भाई बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग B और Q जो है वो भाई हैं। ठीक है, L का पुत्र है Q किसका पुत्र है? तो L का पुत्र है Q। अच्छा, जब L का पुत्र Q हुआ तो B का भी B भी L का ही पुत्र हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे L का पुत्र हो गया Q। J का भाई है L, J का भाई, यहाँ पे पुत्र के लिए जब Q का है तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं। अब देखिए J का भाई कौन है? तो J का भाई है L। ओके, भाई के लिए हम लोग दोनों तरफ एरो का निशान दे देते हैं। J का भाई हो जाएगा L, यानी कि L भी यहाँ पे प्लस में है, यानी कि ये मेल है। J का भाई है L। N का पुत्र है J, N का पुत्र कौन है? तो N का पुत्र है J, यानी कि दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, यहाँ भी हम प्लस साइन कर देते हैं, तो N का पुत्र हो जाएगा J। यानी कि देखिए ये हमारा डायग्राम तो बन गया, क्योंकि N के ये दोनों पुत्र हैं और L के ये दोनों पुत्र हैं। तो पूछ रहा है कि B जो है N से किस प्रकार संबंधित है, तो N से B का क्या रिलेशन है। जब भी पूछे कि B का N से, तो हम देखते हैं कि N से B का क्या रिलेशन है। से हमें जरूर यहाँ पे याद रखना है कि किससे पूछ रहा है रिलेशन, तो N से। तो N का B क्या हो जाएगा? तो N का संबंध B का N से क्या संबंध होगा B का? तो N का जो है वो पौत्र हो जाएगा, क्योंकि लड़के का लड़का है। ठीक है, तो N का पौत्र हो जाएगा B। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। समझिए आप, देखिए N के दोनों पुत्र हैं और इनके L का ये पुत्र है, तो
पुत्र का पुत्र है तो यानी कि पौत्र हो गया, एन का ये पौत्र हो जाएगा, एन से संबंध बी का पौत्र का, यानी कि अगर बी से संबंध पूछता है तो बी का दादा होता है एन। अगर पूछता है कि बी से एन किस प्रकार संबंधित है बी से, तो बी का दादा हो जाता है। ओके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये स्टेटमेंट्स है, ये जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन आते हैं ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है। राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर क्या प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, ये कथन है। अब इसके तर्क हैं क्यों लगाया जाना चाहिए, तो यहाँ पे देखते हैं। नहीं, लोगों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। ठीक है। दूसरा तर्क क्या है कि हाँ 90% जो सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवर जो कि शराब के प्रभाव में आते हैं वे शामिल हैं। तो इसमें जो है शराब की बिक्री पे जो प्रतिबंध लगाने का जो रीज़न दिया जा रहा है, इसमें से सबसे अच्छा रीज़न हमें कौन सा समझ में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि तर्क नंबर 2 जो हमें समझ में आ रहा है कि जो दुर्घटनाएं होती है 90% अगर सड़क के किनारे शराब होती है, राजमार्गों पे शराब बेची जाती है, तो जो दुर्घटनाएं हैं वो शराब पीने की वजह से बढ़ सकती हैं और बढ़ती ही हैं। तो अब तो खैर राजमार्गों पे दारू और जो वाइन के शॉप हैं वो है नहीं, तो यहाँ पे हमारा तर्क नंबर 2 सही होगा। तो बात करें ऑप्शन की तो केवल तर्क नंबर 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझे, ये आसान होते हैं, इन्हें हमें समझना है और हम खूब इसका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए ये देखिए ये स्लॉक्स के क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और ज़रूर आते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन ग्लास है, तो इसे हम कैसे बनाते हैं, देखिए ये हो गया पेन और ये हो गया ग्लास, जी से हमने लिखा। कुछ पेन ग्लास है, कुछ पेन ग्लास का मतलब कि देखिए जो पेन का ये वाला हिस्सा है, ये पेन का जो हिस्सा है ये ग्लास में है, ये कुछ पेन ग्लास है इसमें ग्लास में है। ठीक है, कुछ पेन ग्लास हो गया, हमने बना दिया कि कुछ पेन ग्लास है और सभी ग्लास जो दीवार हैं, यानी कि जब इस जो सभी ग्लास हैं तो इसे हम कैसे करते हैं, तो सभी ग्लास को हम देखिए ऐसे बनाते हैं कि सभी ग्लास जो हैं वो दीवार हैं। कुछ पेन ग्लास हैं और सभी ग्लास जो है दीवार है, ये हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, देखिए कुछ पेन का कुछ हिस्सा ग्लास में और ये जो पूरा ग्लास जो है ना वो दीवार के अंदर है। ठीक है, तो पूरा ग्लास जो है वो दीवार के अंदर है। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब निष्कर्ष में देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। कुछ दीवार पेन है, कुछ दीवार पेन है। अब देखिए जब पूरी की पूरी ग्लास जो है वो दीवार है, जब वो पूरा ग्लास जो है दीवार में पूरी की पूरी जो पूरा ग्लास है दीवार में आएगा और कुछ ग्लास पेन है तो कुछ दीवार भी पेन होगा, तो कह रहे कुछ दीवार पेन है, ये सही है हमारा। कुछ दीवार जो है वो ग्लास है, तो जब पूरा दीवार ग्लास में है तो कुछ तो उसमें आएगा ही, जब पूरा है तो कुछ भी तो होगा। ठीक है, अगर यहीं पे पूछता कि सभी ग्लास जो है वो दीवार हैं तो ये सही, ये भी सही होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा, कुछ दीवार पेन है कुछ दीवार ग्लास है, ये दोनों सेटिस्फाई यहाँ से, दोनों जो इस डायग्राम के अनुसार दोनों सही है, तो दोनों ही निष्कर्ष सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन का। ओके, अच्छा देखिए एक निश्चित कोड भाषा में ये भी क्वेश्चन आते हैं और श्योर आते हैं, तो इन्हें हमें कैसे हल करना है, पहले हम इसको एक बार हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। 15, 6, 10, 3 और 2। अब देखिए माइनस को क्या साइन दिया गया है, गुणा का, तो माइनस को हमने गुणा कर दिया। प्लस को क्या साइन दिया गया, प्लस को भाग का साइन दिया गया तो हमने भाग कर दिया। अब देखिए मल्टीप्लाई को क्या साइन दिया गया, गुणा को साइन दिया गया माइनस का, तो 10 - 3 हो जाएगा, और भाग को साइन दिया गया किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस हो गया। ओके, अब सॉल्व कर देना है। 15 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 90 में 10 से अगर हम 10 से हमें भाग करना है और फिर हो जाएगा -3 और +2। ठीक है, देखिए तो ये तो 9 बार में चला जाएगा, ये तो 9 बार में चला गया, तो हो गया हमारा कितना 9 -3 और +2। अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो 9 में से हो गया 3, 9 में से 3 गया 6 और +2 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके, 8 है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर हमें श्योर देके जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा अक्षर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, यानी कि यहाँ पे अगला जो है अंक, अगला अल्फ़ाबेट कौन सा आएगा। एक्स के बाद भी है, भी के बाद टी है,
टी के बाद आर है, आर के बाद पी है। तो अगर हम यहाँ पे चेक कर लें तो देखिए ये उल्टे क्रम में सजाया है। पी के बाद क्या आ रहा है, पी के बाद आता है क्यू, क्यू के बाद आता है आर, यानी कि एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे गैप है। आर के बाद चेक कर लें तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, एस के बाद टी आता है, यहाँ भी एक अल्फ़ाबेट गैप है। टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है और यू के बाद हमारा भी आता है, तो यहाँ भी एक स्थान गैप है। भी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू के बाद आएगा एक्स, यहाँ भी एक स्थान गैप है। यानी कि यहाँ पे ऐसी चीज़ यहाँ पे ऐसा अल्फ़ाबेट रखना है जिसके एक गैप के बाद पी आए। तो अगर ऑप्शन ए से चेक करें तो एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ, एक गैप हुआ और ओ के बाद क्या आ जाएगा, पी। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे एन, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तरीका आप समझिए, क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन है हमारा ये 4 क्या है, तार्किक और सार्थक क्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को इंगित करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इसमें से जैसे हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के अनुसार से शब्दों को सजाया था, वैसे ही इन शब्दों को सजाना है उनके क्रम के अनुसार पे कि पहले क्या होता है। ये रियल लाइफ से संबंधित है। तो आभूषण है, सोना है, सुनार है, आभूषण की दुकान है और दुल्हन है। ठीक है, तो पहले इसमें क्या आएगा, अगर हम पहले बात करें तो पहले होगा यहाँ पे सोना, सोना होगा यानी कि 2, गोल्ड होगा। सोने को कौन खरीदेगा, सुनार खरीदेगा, यानी कि तीसरा नंबर। सुनार खरीद के उससे क्या करेगा, उससे आभूषण बनाएगा, यानी कि 1 नंबर। आभूषण की क्या करेगा, जब आभूषण बहुत सारी आभूषण बनाएगा तो उससे एक दुकान खोलेगा, तो आभूषण की दुकान सजा लिया। अब जब आभूषण की दुकान लगेगी तो दुल्हन आएगी, भाई सीधी सी बात है, शादी के लिए हमें गहने दे दो, तो ये लास्ट में हो जाएगा 5। इन क्रम के अनुसार हम उन्हें सजाएंगे। 2 3 1 4 5 है ऑप्शन में कहीं, 2 3 1 4 5 ऑप्शन नंबर डी। यानी कि पहले सोना होगा, सोने को सुनार खरीदेगा, सुनार जब खरीदा तो उससे आभूषण बनाएगा, जब उससे ढेर सारे आभूषण बनाएगा तो एक दुकान सजा देगा उससे, आभूषण की दुकान, और आभूषण की दुकान होगी तो दुल्हन तो जाएगी क्योंकि शादी करना है उससे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रॉयल को हम क्या लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि जैसा F है तो F के बाद यहाँ पे आया है I, F के बाद है तो कितने अंक के बाद है, GHI होता है, F के बाद GHI यानी कि +3 है। चलिए ठीक है, एक एक बार में हम चेक कर लेते हैं। +3 ओके। R के बाद है U, चलिए R के बाद अगर U की बात करें STU, R के बाद STU, यहाँ पे भी +3। अच्छा लग रहा है कि +3 से बात बन जाएगी। A के बाद देखते हैं अगर D को, तो A के बाद BCD। ओके, अब तो कंफर्म हो गया कि +3 का ही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, +3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है यहाँ पे ये, तो हम क्यों ना रॉयल को +3 से ऐड करके और उसी पैटर्न को फॉलो करा दें। तो R अगर +3 अगर इसमें ऐड करें STU, अच्छा चलिए यहाँ पे STU हो गया। O में अगर +3 वाला अगर हम पैटर्न फॉलो करा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी +3 वाला पैटर्न फॉलो कर दें, PQR, O के बाद PQR, अच्छा QR। तो हमें पूरा सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि U और R, तो U और R हमें पहले समझ में आ गया और इन सब में U R तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में समय बचाएंगे हम ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारा समय बचता है, हम ध्यान में रखेंगे तो ओके, तो हो जाएगा URBDO। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि नया शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के बाद में कौन सा एकल अक्षर लगाया जा सकता है। मतलब कहने का है यहाँ पे क्वेश्चन का कि ये जितने भी शब्द हैं इनको एक मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाना है। तो इनमें से ये जो 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा हम अल्फ़ाबेट यहाँ पे आगे ऐड कर दें इनके बाद में, ताकि एक मीनिंगफुल शब्द बन जाए। ठीक है, ठीक है, ये मीनिंगफुल शब्द है, इसके बाद एक और अच्छा मीनिंगफुल शब्द बन जाए। तो अगर बी लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए से चेक करें तो बी, तो HATB को समझ में आएगा, HATB हार्ट
बार्ब, बैटब, नहीं समझ में आ रहा है। अगर ए कर दें, अगर इन सब के बाद अगर हम ए ऐड करें इनके बाद में, तो HAT, उसके बाद ए हाटा, BARA बारा, ऐसे होगा नहीं, BATA बाटा, ऐसे होगा नहीं, PANA पीना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। चलिए ई से चेक कर ले, अगर ई से चेक कर लेते हैं तो HAT और ई, भाई ये तो लग रहा है हेट, घृणा हो जाएगा। चलो अगर बार के बाद लगा दें BAR, अगर ई लगाते हैं तो देखते हैं मीनिंगफुल अर्थ बनता है। BRE बेयर, मतलब कि मना करना किसी चीज़ को। अच्छा, पिन है यहाँ पे PIN, और उसके बाद ई जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये पाइन, जो चीड़ के पेड़ होते हैं उसे पाइन कहते हैं। अच्छा, BAT और H है, उसके बाद अगर ई लगा दे तो क्या हो जाएगा, बाथ, तो ये तो हो जाएगा स्नान करना। तो यानी कि ई हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। डी भी अगर चेक कर लें तो HATD हाइटेड, बार्ड, बाथड नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ की हमें ई जो है यहाँ पे लगाना है, क्योंकि एक मीनिंगफुल अर्थ इसके बाद लगाने से बन रहा है। ओके, चलिए वह आरेख चुने जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध का सही निरूपण करता है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के सवालों में जो निश्चित तौर पे हमें 1 नंबर दे जाते हैं और तुरंत दे जाते हैं। अगर हम चेक कर लें तो पेड़ है, शाखाएं हैं और जड़ हैं। तो जो शाखा और जड़ है वो पेड़ का हिस्सा होंगे। एक पेड़ है हमारे पास और पेड़ का हिस्सा हो जाएगा शाखा, और शाखा पेड़ का हिस्सा हो जाएगा जड़, यानी कि ये इसमें आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे रीजनिंग के, हमने उनका बारी बारी से इस क्वेश्चन को देखा। सो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है, ये जो सीरीज़ है डेली बेसिस पे चलती रहेगी हमारे एग्ज़ाम जब तक होने, NTPC के या जो भी एग्ज़ाम है। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।